नमस्कार साथियों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहेगा दोस्तों ईसीजी। जब से आपने मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लिया है तब से ईसीजी टॉपिक जो है वो आपके लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजिंग रह गया है। बहुत सारे लोगों को जो है वो इसमें इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं है कि ईसीजी जो है वो किस तरीके से रीड करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम इस टॉपिक को जो है वो पूरा जो है वो क्लियर करेंगे। पढ़ने का तरीका हमारे पास में वही रहेगा कि पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। दोस्तों ईसीजी आज जो है हम जीरो से शुरुआत करेंगे, इसकी फिजियोलॉजी से शुरुआत करेंगे। और मैं ये नहीं कहता है कि मैं आपको ईसीजी जो है वो सबसे अच्छी पढ़ाऊंगा या दुनिया में मेरे से अच्छा ईसीजी नहीं पढ़ा सकता, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर चैलेंज करूंगा कि आज जो ईसीजी पढ़ाएंगे वो आपको 100% समझ में आएगा। अगर आज समझ में नहीं आया तो फिर कभी भी जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईसीजी के बारे में नाम से जैसे पता चल रहा है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगर कोई भी टॉपिक आपको या कोई भी चीज नहीं समझ में आए, उस टॉपिक को टुकड़े कर दीजिए, आपको वो चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगर हम सिंपल ईसीजी की बात करें तो ईसीजी क्या हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ऐसे नोड से इंपल्स निकलते हैं, ऐसे नोड से एवी नोड में जाते हैं, एवी नोड से जो है वो हमारे पास में बंडल ऑफ हिल्स में जाते हैं, एवी बंडल्स में जाते हैं और पुरकंजे फाइबर्स में जाते हैं। इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है वो ग्राफ के ऊपर जो है वो डिनोट करना क्या कहलाता है? ईसीजी। तो सिंपल अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ईसीजी क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट एक्टिविटी कॉल्ड ईसीजी। जो भी हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ग्राफ के ऊपर जो है वो डिनोट करना क्या कहलाता है दोस्तों? ईसीजी कहलाता है। क्लियर है? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से निकलती है? सबसे पहले जो है वो प्राइमरी पेसमेकर की बात करें तो प्राइमरी पेसमेकर क्या होता है? ऐसे नोड। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि प्राइमरी पेसमेकर जो है वो क्या होता है। ऐसे नोड जो है वो उससे इंपल्स निकलते हैं, ऐसे नोड से एवी नोड में जाते हैं, एवी नोड से उसके बाद जो है वो एवी बंडल्स में जाते हैं, एवी बंडल्स के बाद बंडल ऑफ हिल्स और उसके बाद जो है वो पुरकंजे फाइबर्स। इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ईसीजी जो है वो कैसे बनती है या किस तरीके से जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी निकलती है, उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी में शुरुआत से हम शुरू करें तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार की जो है वो मसल्स प्रेजेंट होती है। अगर पूरी बॉडी की बात करें तो 3 प्रकार की जो है मसल्स होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? 3 प्रकार में हम ले लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास में स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। दूसरी आ जाती है हमारे पास में दोस्तों स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और तीसरी आ जाती है हमारे पास में कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब तीनों के बारे में जो है 1 बाय 1 करके जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स की। दोस्तों स्केलेटल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है जितने भी हमारे पास में बोनी पार्ट है या जहां पे हमारे पास में मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे प्रेजेंट होती है हमारे पास में स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मसल जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, ये मसल्स जो है वो वॉलेंट्री होती है, प्लस इसमें स्ट्रैप्ड प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रैप क्या होते हैं उसको हम ले लेते हैं। दोस्तों एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के जो तंतु होते हैं मसल्स में, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट होते हैं और एक्टिन फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट होते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का जो हमारे पास में तंतु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैप प्रेजेंट होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स में जो है वो ये वॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे मैं इस पेन को उठाना चाहूं तो मैं उठा सकता हूं, प्लस दूसरी चीज इसमें स्ट्रैप प्रेजेंट होती है। सेकेंड बात आ जाती है हमारे पास में स्मूथ मसल्स। तो दोस्तों स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट होती है? जितने भी हमारे पास में होलो ऑर्गन्स है, चाहे हमारे पास में स्टोमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, या जो भी मेजोरिटी हमारे पास में ऑर्गन है उसमें बीच वाली लेयर जो है वो किस चीज की बनी हुई होती है? स्मूथ मसल्स की। चाहे हम ब्लड वेसल्स लें तो जिसमें भी बीच वाली जो लेयर बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स की। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें बीच वाली लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स ही होती है। स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री होती है प्लस नॉन स्ट्रेप्ड होती है, यानी कि इसमें स्ट्रेप्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तीसरी आ जाती है हमारे पास में कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो दोस्तों ये भी जो है वो इनवॉलेंट्री होती है प्लस इसमें स्ट्रेप्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स में कि एक ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, बाकी कहीं पे भी कार्डियक मसल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका और अच्छा आता है, वो आता है रिदम। रिदम आपने सुना होगा दोस्तों, तो रिदम से ही बना हुआ रिदमसिटी। रिदमसिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तालाब में पानी भरा हुआ है और आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर फेंकोगे तो उसके बाद छोटी छोटी जो है वो वेव्स निकलेगी, वो छोटी छोटी वेव जो है वो आगे जाके खत्म हो जाएगी, यानी कि वेव यहां से शुरुआत हुई और वो वेव जो है वो आगे तक जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये कोई कार्डियक मसल्स है, इसमें हमने जो है वो एक सेल को अगर स्टिमुलेट कर दिया, मान लीजिए इस सेल को हमने स्टिमुलेट कर दिया तो ये सारी सेल्स जो है वो आगे स्टिमुलेट हो जाएगी। भले ही पावर कम हो जाए, स्टिमुलेशन की पावर जो है वो कम हो जाए, लेकिन स्टिमुलेशन जो है वो पूरा आगे तक जाएगा। तभी तो ऐसे नोड में सिर्फ स्टिमुलेशन होता है तो पूरे एट्रियम में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन चला जाता है। तो इसमें एक चीज स्पेशल प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है हमारे पास में कि ये रिदमिसिटी होती है, रिदम इसमें प्रेजेंट होती है। एक अगर सेल्स को स्टिमुलेट कर दिया तो वो बाकी को भी जो है वो स्टिमुलेट कर देगी। क्लियर है दोस्तों? अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास में जो है वो ईसीजी। ईसीजी शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे इसमें एक्शन पोटेंशियल, किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो एक्सचेंज होता है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि ईसीजी जो है वो कैसे बनती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये हमारे पास में जो है वो एक नॉर्मल हार्ट है और ये हमारे पास में इसके 4 चेंबर हो गए। इसमें से मैंने एक छोटा सा पीस लिया, ये हमने जो है वो किसी भी सेल का जो है वो एक छोटा सा पीस लिया और ये सेल का जो है वो मैंने यहाँ पे पीस बना दिया। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं 1 बाय 1 करके जो है वो मैं आपको टोटल 10 चीजें बताऊंगा, उसको आप गांठ बांध लीजिए, उसके बाद आपकी ईसीजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी सेल्स ले लो आप, किसी भी बॉडी में या कहीं से भी जो है वो सेल्स उठा लीजिए, सेल्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि जो सेल या जो मसल्स अपनी सुसुप्त अवस्था में है, रिलैक्सिंग स्टेज में है, तो उस पर अगर आप चार्ज देखोगे ना तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। जितने भी हमारे पास में और सेल है उस पर अप्रोक्सीमेटली 90 मिलीवोल्ट जो है वो चार्ज होता है। मान लीजिए यहां पे मैंने कोई सेल्स निकाली, उस सेल्स को अगर मैं चेक करूंगा तो उस सेल पे अगर मैं चार्ज देखूंगा तो उस पे जो है वो मुझे -70 मिलीवोल्ट का जो है वो चार्ज मिलेगा। अगर मैं हार्ट मसल्स की बात करूं या हार्ट सेल की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो हमारे पास में 90 मिलीवोल्ट का जो है वो चार्ज मिलेगा। अगर इसको मैं गैल्वेनोमीटर से जो है वो चेक करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज रहेगी। नेगेटिव चार्ज में जो है वो सेल्स अपनी सुसुप्त अवस्था में रहती है, रिलैक्सिंग स्टेज में रहती है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, जैसे हम इसको स्टिमुलेशन देंगे, अब स्टिमुलेशन किस तरीके से देंगे, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज देंगे तब इसमें स्टिमुलेशन आएगा। तो जैसे हम स्टिमुलेशन देंगे देन ये सेल्स जो है वो एक्टिव होगी और उसके बाद जो है वो एक एक्शन लेगी। तो आपने दोस्तों 11th या 10th में जो है वो पढ़ा होगा एक्शन पोटेंशियल। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज जो है उसको क्लियर करवा देते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। क्लियर है? सबसे पहले जो है वो हमने इसको एक स्टिमुलेशन दिया, तो यहां पे जो है वो स्टिमुलेशन दिया। अब आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास में कौन सा जो है वो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे पास में सोडियम। सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि किसी भी सेल्स को स्टिमुलेशन के लिए कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों वो आयन प्रेजेंट होता है हमारे पास में सोडियम। जैसे सोडियम आयन जो है वो यहां पे आएगा देन उसके बाद क्या होगा कि ये सेल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज होना चालू हो जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके साथ साथ हमारे पास में 2 चैनल और हैं, वो चैनल ओपन हो जाएंगे। ये हमारे पास में जो है वो पोटेशियम चैनल है और इनके बीच बीच में जो है वो एक प्रेजेंट और होता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम चैनल। तो ये जो है वो चैनल होते हैं हमारे सेल वॉल के ऊपर। तो जैसे ही सोडियम जो है वो अंदर जाएगा तो हमारे पास में पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। इसको ग्राफ के रूप में जो है वो रिकॉर्ड करके देखते हैं।
अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, तो ये हमारे पास में जो है वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे 90 मिलीवोल्ट है, क्या है 90 मिलीवोल्ट जो है वो इस सेल्स पे चार्ज है। अब धीरे धीरे जो है वो इसको पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करेंगे तो कोई भी सेल्स पॉजिटिव कब होगी, जब वो -80 में जाएगी, -70 में जाएगी, कम नहीं हो रही है बल्कि वो पॉजिटिव चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, 90 मिलीवोल्ट जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो धीरे धीरे जो है वो ये पॉजिटिव में बढ़ेगी, पॉजिटिव में बढ़ेगी तो इसका स्टिमुलेशन होगा। तो ये जैसे जैसे सोडियम का जो है वो स्टिमुलेशन हुआ, इस तरीके से ये पॉजिटिव में जाएगी, ये 60, ये 50, ये देन उसके बाद 0 पे यहाँ पे आके रुक जाएगी। यहां तक ये सेल्स जो है वो पूरी एक्टिव होगी और एक्शन लेने के लिए तैयार होगी। अब एक्शन क्या लेगी सेल्स? एक्शन एक ही लेगी, या तो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन तो पहले से ही है, तो हमने इसको एक्टिव कर दिया। तो एक्टिव कर दिया तो एक्शन लेने के समय क्या होता है कि जैसे एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। अब सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम चैनल जो है वो हमारे पास में बाहर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पोटेशियम चैनल जो है वो धीरे धीरे बाहर जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि कैल्शियम चैनल भी जो है वो ओपन हो जाते हैं। ये कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल अंदर आते हैं और पोटेशियम जो है वो बाहर जाते हैं। दोनों का जो है वो एक्सचेंज होता है। अब दोस्तों अगर कुछ पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आयन जो है बाहर जा रहे हैं, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। फिर क्या होता है कि कैल्शियम चैनल जो है वो थोड़े समय के लिए ओपन होते हैं और कैल्शियम चैनल जो है यहाँ पे बंद हो जाते हैं। जैसे बंद होते हैं, लेकिन पोटेशियम काफी ज्यादा फास्ट वर्क करता है और हार्ट मसल्स में पोटेशियम का बहुत ज्यादा रोल होता है। केसीएल है, डायरेक्ट केसीएल दे देते हैं तो पेशेंट मर जाता है। ये जो है वो मेन रीजन होता है कि पोटेशियम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पोटेशियम क्या होता है, सडनली जो है बाहर निकलता है और सडनली बाहर निकलेगा तो ये वापस से जो है वो डाउन चला जाएगा और सेल जो है वो वापस से अपनी रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगी, यानी कि -90 मिलीवोल्ट में जो है वो आ जाएगी। क्लियर है? तो ये यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, सेल स्टिमुलेशन हुआ, सेल स्टिमुलेशन के बाद में जो है वो ये सारे पॉजिटिव में बदले। तो ये सारे पॉजिटिव में बदलने के बाद क्या होता है कि सेल अपने आप में एक्टिव होती है, एक्शन लेती है। तो ये एक्शन उसके बाद कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें ये बिल्कुल इक्वल होती है, क्योंकि उसमें सोडियम और पोटेशियम चैनल जो है वो इक्वली ओपन होते हैं, सोडियम चैनल भी और पोटेशियम भी। तो कुछ आयन अंदर आते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों इक्वल चलते हैं। लेकिन फिर पोटेशियम सडनली बाहर निकलता है तो ये वापस अपनी रेस्टिंग स्टेज में आती है, यानी कि पॉजिटिव स्टिमुलेशन दिया, देन सेल्स जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट हुई, देन उसने कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद वापस से वो रिलैक्सिंग स्टेज में आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल स्टेज। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल स्टेज। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है हमारे पास में, यानी कि किसी भी सेल को हम इतना स्टिमुलेशन कर दें कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। इसको एग्जांपल से समझो कि किसी पर्सन को मैं इतना तेज जो है वो चांटा मार दूं कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई, कैसे हमने पॉजिटिव स्टिमुलेशन दिया, देन पॉजिटिव स्टिमुलेशन के बाद में जो है वो सेल्स ने जो है वर्क किया, कॉन्ट्रैक्शन किया और वापस से रिलैक्सिंग स्टेज में आ गई। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? अब आ जाते हैं हमारे पास में ईसीजी पे कि किस किस तरीके से जो है वो क्या क्या डिफ्लेक्शन होता है और किस तरीके से गैल्वेनोमीटर में जो है वो चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में टोटल जो है वो 5 कंडीशन आएगी। पांचों को 1 बाय 1 करके, बहुत ईजी है, छोटी छोटी स्टेप है, उसको मैं बता देता हूं, उसके बाद सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारे पास में जो है वो कोई सेल है, ये हमारे पास में कोई सेल है और सबसे पहले ये सेल जो है वो अपने आप में जो है वो रिलैक्सिंग स्टेज में, यहां पे जो है वो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है और यहां पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसको हमने जो है वो गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये गैल्वेनोमीटर है, इसको छोटा ले लेते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको चेंज करेगा। समझ में आया दोस्तों? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो भी चीजें चेंज करेगी ये गैल्वेनोमीटर चेंज करेगा। जैसे डिफ्लेक्शन आएगा उस तरीके से इसमें चेंज आएगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास में जो है वो एक नॉर्मल सेल है जो कि रिलैक्सिंग स्टेज में है। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या शो करेगा, 0 शो करेगा, यानी कि बिल्कुल रिलैक्सिंग स्टेज में। इधर पॉजिटिव आयन है और इधर नेगेटिव आयन है। क्लियर है? तो जैसे अगर पॉजिटिव आयन का स्टिमुलेशन होगा
तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव आयन का स्टिमुलेशन होगा तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। इसको इस तरीके से मान लीजिए कि हमने जो है वो इसको इस तरीके से जोड़ दिया है, ये लो वायर और ये लो वायर। हर में जो है वो वायर नहीं बनाएंगे, इसमें मैं बना रहा हूं कि इस तरीके से हमने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये हमारे पास में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि ये सेल्स जो हो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में, रिलैक्सिंग स्टेज में है, इसमें कोई चीज का चेंजेस नहीं है, बिल्कुल है। कहीं से कोई स्टिमुलेशन है तो स्टिमुलेशन नहीं है तो ये बिल्कुल जो है वो जीरो पे शो करेगा। न तो ये सुई इधर आ रही है और न ये सुई जो है वो उधर जा रही है, बिल्कुल रिलैक्सिंग स्टेज में है। क्लियर है? अब दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए हमने जो है वो इसको स्टिमुलेशन दिया, ये लो, ये हमारे पास में सेल है और ये हमने जो है वो स्टिमुलेशन दिया। क्या हुआ? स्टिमुलेशन दिया। स्टिमुलेशन दिया है तो ये जो नेगेटिव चीजें थी, ये जो नेगेटिव चीजें थी, ये किस में बदलेगी? पॉजिटिव में बदलेगी। ये इधर नेगेटिव और ये इधर हमारे पास में पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहां पे ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? ये गैल्वेनोमीटर बताएगा दोस्तों हमारे पास में कि ये इधर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। धीरे धीरे सेल क्या चल रही है? पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, यानी कि इसमें जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ये जैसे स्टिमुलेशन हुआ पॉजिटिव आयन का, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा दोस्तों? नेट डिफ्लेक्शन होगा इसमें पॉजिटिव। ये सुई जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। क्लियर है? ये सुई जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में जो है वो पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये हमारे पास में रिलैक्सिंग स्टेज थी, हमारी जो सेल्स थी बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में थी, बिल्कुल रिलैक्स थी। यहां पे इसमें कोई स्टिमुलेशन नहीं है, इसलिए घड़ी जो है वो जीरो पे शो कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। न ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है न नेगेटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं। अब यहां पे क्या हुआ कि इसमें जो है वो हमने डिफ्लेक्शन दे दिया। यहां पे पॉजिटिव आयन जो है वो अंदर आए सेल के अंदर, सेल्स क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव आएगी तो डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। क्लियर है? ये हमारे पास में पॉजिटिव की तरफ आएगा। यानी कि जब हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो यहां पे एक्शन ले रही है, यहां पे जो है वो पॉजिटिव आयन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही हमारे पास में जो है वो सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो घड़ी क्या दिखाएगी? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बताएगी। इतना जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? तीसरी स्टेज ले लेते हैं। तीसरी स्टेज में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में जो है वो सेल है और इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये स्टिमुलेशन देने के कारण क्या हुआ? सारी पॉजिटिव हो गई, यानी कि ये जो है वो फुल्ली स्टिमुलेटेड हो गई। अब इसमें फुल्ली स्टिमुलेटेड हो गई, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन वापस ये रिलैक्सिंग स्टेज में आ गई। रिलैक्सिंग स्टेज में यानी कि अब ये एक्शन लेगी। ठीक है? ये पूरी जो हो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो अब इसमें नेट डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? नेट डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल सेंटर में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली फुल्ली चार्ज होगी। ठीक है? फुल्ली चार्ज होगी। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन आएगा कि सर फुल्ली चार्ज हो गई तो पॉजिटिव की तरफ आना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, फुल्ली चार्ज हो गई। ये गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस तरीके से जा रहे हैं, यानी कि सेल्स जो है वो पॉजिटिवली हो रही है या नेगेटिवली हो रही है, लेकिन उसके बाद ये रिलैक्स हो जाती है। यहां पे ये पॉजिटिवली होने के बाद में जो है वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स होने के बाद में इसमें किसी भी चीज का जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? किसी भी चीज का जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये मान लीजिए कि देन उसके बाद ये पूरी पॉजिटिव हो गई, ये स्टिमुलेशन किया, स्टिमुलेशन करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वापस से जो है वो नेगेटिव चार्ज बनना चालू हो जाएंगे। देन उसके बाद जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद ये नेगेटिव बनना चालू हो जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों? ये यहां पे जो है वो ये पॉजिटिव थे सारे के सारे, ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव बनना चालू हो जाएंगे, ये जो है वो नेगेटिव बनना चालू हो जाएंगे। तो नेट डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? इस तरीके से मूवमेंट होगा। और ये हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर से देखें तो गैल्वेनोमीटर में क्या शो करेगा दोस्तों? इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो यहां पे अगर हमने देखा, यहां पे हमने देखा कि ये जो है वो सारा नेगेटिव हो रही है, ये वापस से जो है वो नेगेटिव आयन वापस से कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो है वो वापस अपनी रेस्टिंग स्टेज में जाती है। ये जो चीज देख रहे हो ये वापस से अपनी रेस्टिंग स्टेज में जाएगी। तो दोस्तों रेस्टिंग स्टेज में जाएगी
तो नेट डिफ्लेक्शन हमारे पास में क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की जो हमारे पास में सुई है वो कहां पे शो करेगा, नेगेटिव की तरफ शो करेगी। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल चीज, एक चीज, ये 4 चीजें कंप्लीट होगी। देखो 1 2 3, ये चौथी और ये 5वीं सबसे ज्यादा जो है वो बात करते हैं। दोस्तों जितना भी हमारे पास में जो है वो डिफ्लेक्शन और ये सारी चीजें हो रही है, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही जो है वो डिफ्लेक्शन फास्ट होगा। क्या होगा, जितनी ज्यादा किसी भी सेल्स की या किसी भी लेयर की अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो वो घड़ी जो है वो जल्दी से जाएगी और जल्दी से वापस जो है अपनी स्टेज में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर है, और अगर मान लीजिए ये थिकनेस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए ये राइट एट्रियम की है, तो राइट एट्रियम में अगर पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से होगा, नेगेटिव होगा तो इस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जैसे ही होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो इस तरीके से होकर वापस चली जाएगी, नेगेटिव होगा तो इस तरीके से होकर वापस चली जाएगी। लेकिन अगर ये चीज लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी, यानी कि थिकनेस ज्यादा होगी, तो ये फास्ट होगा, तुरंत आएगी तुरंत वापस जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही नेगेटिव की तरफ जाएगी तो तुरंत जाएगी और तुरंत वापस आएगी, यानी कि फास्ट जो है वो एक्शन होगा, तुरंत घड़ी जो है वो जाएगी और वापस आएगी। और ऐसे ही नेगेटिव में जाएगी, तुरंत नेगेटिव में जाएगी और वापस से जो है पॉजिटिव में निकल के आएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो 5 जो है वो चीजें निकल के आएगी जब हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के जो है वो इंपल्स होंगे तब। क्लियर है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल चीजें हैं कि किस तरीके से कोई भी सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होती है, उसको मैं बता रहा हूं। अब इसकी समरी एक लाइन में बता देते हैं ताकि आपको जो है वो सारी चीज क्लियर हो जाए। अब तक हमने पढ़ा कि ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये जो गैल्वेनोमीटर की मैं दिखा रहा था, ये सारी चीजें यहां पे बताते हैं। गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में आयन की मोबिलिटी को बता रहा है। पॉजिटिव आयन आएंगे तो पॉजिटिव की तरफ बता देगा, नेगेटिव वाले आएंगे तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन बता देगा। ये हमारे पास में नॉर्मल जो है वो सेल्स है। यहां पे हमने स्टिमुलेशन दिया, ध्यान से दोस्तों, अब तक की समरी जो है मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। यहां पे हमने स्टिमुलेशन दिया, पॉजिटिव आयन का स्टिमुलेशन दिया, देन पॉजिटिव आयन का स्टिमुलेशन देंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव में बढ़ने लग जाएंगे, ये जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे हमारे पास में ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जैसे ही डिफ्लेक्शन होगा उसको बताएगा, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का, ये बीच की जो है वो घड़ी है। अगर ये सेल पॉजिटिव में आ रही है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगी, अगर ये नेगेटिव में जाएगी तो ये नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगी। क्लियर है। और अगर ये थिकनेस ज्यादा है तो ये फास्ट मूव करेगी और थिकनेस कम है तो स्लो मूव करेगी। बस इतनी ही, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें जो है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जैसे ये पॉजिटिवली जो है वो पूरा चार्ज हो जाता है, कोई भी सेल एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक्शन लेगी। एक्शन क्या लेगी भाई, सेल क्या एक्शन ले सकती है, कोई चांद तारे तो तोड़ के लाएगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर देगी। कॉन्ट्रैक्शन कर देगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद वापस से जो है वो नेगेटिव चार्ज में आ जाएगी। सेल्स हमेशा नेगेटिव चार्ज में ही रहती है। अगर अपने स्थिर अवस्था में देखें तो बिल्कुल अपने नेगेटिव चार्ज में ही जो है वो रहती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में पूरा एक्शन पोटेंशियल की जो है वो हिस्ट्री चलती है। क्लियर है। अब ले लेते हैं कि ईसीजी का जो है वो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें। यहां पे आपको जो है मैं एक नॉर्मल हार्ट बना रहा हूं, एक बेसिक और सिंपल हार्ट जो है वो बना देते हैं। ये हमारे पास में एट्रियम हो गए दोनों, और ये दोनों जो है वो वेंट्रिकल हो जाएंगे। ये लो, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिक जो है वो मैंने आपको यहाँ पे मोटे मोटी हार्ट की जो है वो स्ट्रक्चर बताई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास में ये यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। क्या होता है, ऐसे नोड। और यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर में जो है वो एक प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड से जो है वो उसके बाद जो है वो निकल के जाते हैं, ये हमारे पास में जो है वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर और ये राइट वेंट्रिकुलर और ये लेफ्ट वाले, और ये आ जाता है हमारे पास में पुरकंजे फाइबर्स। इस तरीके से जो है वो
बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो आपने अब तक पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता इसको आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने देख रखी होगी। ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, ये हमारे पास में जो है वो ऐसे नोड हो गया, ये हमारे पास में एवी नोड हो गया, और ये हमारे पास में जो है वो एवी बंडल हो गए, ये जो हमारे पास में लेफ्ट बंडल हो गया, ये हमारे पास में राइट बंडल हो गया। अब देखो, आपने अब तक जो है वो ईसीजी पढ़ रखी होगी, और ईसीजी में जो है वो आपने अब तक क्या देखा होगा, आपने सिंपल यही देखा होगा कि ये P होता है, देन ये Q, देन R, देन S, देन ये T। इस तरीके से जो है वो आपने देखा होगा, ये P, देन Q, देन R, देन S, देन S, T। क्लियर है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आपने देखा होगा कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, क्लियर है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करेंगे। जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जस्ट बाद में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाता है। तो जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन कर गए, पी किसको करता है? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को। तो ये क्यूआरएस के बीच में ये जगह क्या कर रही है? ये किस लिए है भाई? ये तो होनी नहीं चाहिए ना। दोनों एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेंगे। जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन कर दिए, उसके जस्ट बाद वेंट्रिकल कर रहे हैं, तो ये बीच में लाइन किस लिए आ रही है? अब तक आप रटते आ रहे हो, ठीक है, कि हाँ ये लाइन हमने पढ़ी थी, हमारे टीचर ने कहीं से पढ़ी थी, और वो सारी चीजें आपको जो है वो बता दी जाती है। चलो ये भी मान लेते हैं। उसके बाद क्यूआरएस, यहां पे जब पी है एक चीज में हो जाता है, तो ये 3 क्यों है? क्यूआरएस क्यों है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो क्यूआरएस में क्यों है? सिंपल एक ही हो जाना चाहिए, ये पी वेव हो जाती, ये लाइन आ गई, ये क्यूआरएस, ये मतलब क्यू हो जाती, एक नाम दे दो, क्यू दे दो, आर दे दो, एच दे दो, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन, देन ये फिर एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, देन ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन। इस तरीके से भी तो हो सकता था, लेकिन ये 3 चीजें खाने किस लिए बनाए दोस्तों? ये खाने जो है वो यूं ही नहीं बने हैं। अभी जो है वो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि ये खाने जो है वो क्यों बने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो ऐसे नोड से इंपल्स निकलते हैं। ऐसे नोड से इंपल्स निकल के जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ऐसे नोड से इंपल्स निकले और आगे की तरफ मूव किए, आगे की तरफ मूव किए, देन यहां पे जो है वो ये चार्ज हुआ, ये यहां पे जो है वो सेल्स चार्ज हुई, और चार्ज होने के बाद ये पॉजिटिव आयन जो है वो आगे की तरफ आएंगे। ये सारा स्टिमुलेशन जो है वो आगे की तरफ आएगा। तो दोस्तों यहां पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है और यहां पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज निकलता है तो उसके सराउंडिंग में उसके जस्ट अपोजिट वाली चीजें जो है वो निकल जाती है। यानी कि जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो है वो स्टिमुलेशन हो रहा है। कहीं पे कोई भी, जैसे ये मान लीजिए वायर है कोई, अगर ये नेगेटिव वायर है तो इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ जो है वो नेगेटिव आयन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये एक बेसिक फिनोमेना है फिजिक्स का। क्लियर है? तो देन उसके बाद जो है वो आ गए यहाँ पे एट्रियम का जो है वो कॉन्ट्रेक्शन हुआ। एट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो नेट डिफ्लेक्शन को जो है हम इस तरीके से ले लेते हैं दोस्तों, कि ये जो है वो इस तरीके से जो है वो एरो गए, डाउनवर्ड गए, पॉजिटिव आयन की तरफ गए, और ये जो है वो डिफ्लेक्शन बना पॉजिटिव। यानी कि एरो जो है वो नीचे की साइड में बना और उसके बाद में जो है वो आगे की तरफ मूव किया। क्लियर है? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है। क्लियर है? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन हो, देखो 3 चीजें बताऊं, कॉन्ट्रेक्शन, डिपोलराइजेशन एंड सिस्टोल, ये तीनों एक ही चीज है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखो, कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड सिस्टोल, ये तीनों एक ही चीज है। कॉन्ट्रेक्शन देन रिलैक्सेशन, डिपोलराइजेशन देन रिपोलराइजेशन, देन सिस्टोल देन डायस्टोल, ये चीजें। तो कॉन्ट्रेक्शन बोलो, चाहे डिपोलराइजेशन बोलो, चाहे सिस्टोल बोलो, तीनों एक ही चीज है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रेक्शन बोल दो, डिपोलराइजेशन बोल दो या सिस्टोल बोल दो, तीनों एक चीज है। रिलैक्सेशन बोल दो या रिपोलराइजेशन बोल दो या फिर हमारे पास में जो है वो डायस्टोल बोल दो, तीनों एक ही चीज है। तो आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों और ये तीनों जो है वो एक चीज है। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं, अब यहां पे एट्रियल का जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है। एट्रियल का कॉन्ट्रेक्शन हुआ, चार्ज किस तरफ गया दोस्तों? चार्ज जो है वो नीचे की तरफ गया, आगे की तरफ गया है और नीचे की तरफ जो है वो गया है। देन उसके बाद में, इसके बाद में जो है वो जैसे चार्ज गया है, देन आ जाता हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकुलर में, ठीक है, एवी नोड में। अब दोस्तों एवी नोड और बाकी जो बंडल्स है उनमें भी एक जो है वो चीज प्रेजेंट होती है,
वो प्रेजेंट होती है। ये सारे के सारे कंडक्शन सिस्टम में है। क्या है? कंडक्शन सिस्टम में आते हैं। तो दो प्रकार के कंडक्शन सिस्टम होते हैं, यहां पे ले लेते हैं कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फास्ट कंडक्शन और एक होता है स्लो कंडक्शन। अब फास्ट कंडक्शन कहां कहां प्रेजेंट होता है और स्लो कंडक्शन कहां कहां प्रेजेंट होता है, याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। स्लो कंडक्शन सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होता है, वो होता है एवी नोड में। बाकी एसए नोड, पुरकंजे फाइबर्स, एवी बंडल, इनमें सब में जो है वो फास्ट कंडक्शन होता है, यानी कि इंपल्स जो हो वो तेज निकलते हैं। एसए नोड में, पुरकंजे फाइबर्स में, एवी बंडल्स में, इन सब में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स काफी फास्ट निकलते हैं। और स्लो कंडक्शन, एवी नोड में जो है वो कंडक्शन स्लो होता है। अब आप पूछोगे कि सर इसमें स्लो क्यों होता है, चलो इसको भी हम ले लेते हैं। दोस्तों एवी नोड में जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। चलो यहीं पे जो है वो डायग्राम बना देते हैं। ये जो है वो एवी नोड की स्ट्रक्चर है और ये जो है वो हमारे पास में एसए नोड, पुरकंजे फाइबर्स की स्ट्रक्चर है। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। अब देखिए, अगर कोई भी इंपल्स यहां से जाएगा तो वो स्लो जाएगा या फास्ट जाएगा। देखो यहां से जाएगा तो कितने सारे बैरियर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो है वो काफी स्लो जाएगा। ये आगे की तरफ जो है वो इंपल्स जाएंगे, काफी स्लो जाएंगे। जबकि इनकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके की होती है, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की होती है, लार्ज सेल होती है। अब इसमें बैरियर बहुत कम है, तो ये जो कंडक्शन होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। क्लियर है? एवी नोड में, पुरकंजे फाइबर्स में, एवी बंडल्स में फास्ट कंडक्शन होता है और एवी नोड में जो है वो कंडक्शन जो है वो काफी स्लो होता है। मैंने शायद एवी बोल दिया। एसए नोड में, एसए नोड, पुरकंजे फाइबर्स, एवी बंडल में फास्ट कंडक्शन होता है और एवी नोड में कंडक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्लो होता है। तो यहाँ पे जो है वो जैसे इंपल्स आए, अब यहाँ पे तो जो है वो हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल है, तो उसकी वजह से आगे कंडक्शन जा नहीं पाते। कंडक्शन जो है वो एक ही विंडो से जाते हैं, वो जाते हैं हमारे पास में एवी बंडल से। क्या जाते हैं? एवी नोड से। तो जैसे एवी नोड में पहुंचे, एवी नोड में पहुंचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे पास में कंडक्शन स्लो हो जाता है। अब ये स्लो होने के कारण जो है वो हमारे पास में लाइन आती है। अब देखो ईसीजी जो है वो यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास में जो है वो गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे मैं जो है वो गैल्वेनोमीटर ले लेता हूँ, ये गैल्वेनोमीटर है और इसकी जो है वो मैं सुई आगे निकाल देता हूँ ताकि हमें जो है वो इसको पढ़ने में आसानी रहे। क्लियर है? ये गैल्वेनोमीटर आ गया हमारे पास में। इसको जो है वो हमने जोड़ दिया इस तरीके से, एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया और दूसरा वायर जो है वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया और ये हमारे पास में जो है वो हाइट है। अब देखो गैल्वेनोमीटर को मैंने आगे निकाल दिया। क्या निकाल दिया? आगे निकाल दिया और इसको इस तरीके से दे दिया, यानी कि जो भी यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव का होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन नेगेटिव का होगा। तो जैसे हमारे पास में पॉजिटिव का आएगा तो ये सुई ऊपर जाएगी और जैसे नेगेटिव का आएगा देन ये सुई नीचे जाएगी। और अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो ये सुई ऐसे कैसे रहेगी। अगर आपने ईसीजी मशीन को खोल के देखा होगा या कभी खोल के देखने का मौका मिले तो दोस्तों उसमें देखना है कि एक ग्राफ जो है वो लगा रहता है और एक छोटा सा पेन लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से रहती है। वो क्या होता है कि जैसे इंपल्स आते हैं हमारी हाइट में जो है वो जैसे इंपल्स होते हैं वो हमेशा जो है वो ये घड़ी ऊपर नीचे होती रहती है और वो सारा का सारा जो है वो ग्राफ के ऊपर जो है वो डिनोट हो जाता है। यानी कि इसको समझने के लिए जो है मैं देख लेते हैं कि ये मैंने जो है वो ग्राफिकल पेपर लगा दिया, ये हमने जो है वो ग्राफिकल पेपर लगा दिया। ये हमारे पास में ग्राफिकल पेपर है, ये ग्राफिकल रोड है और ये यहाँ पे जो है उसका स्टैंड आ गया इस तरीके से। अब ये पेपर जो है वो इस तरीके से जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। पेपर जो है वो इस तरीके से जाएगा और घड़ी में कोई भी चीज की चेंजेज आएगा। अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो वो ऊपर जाएगी और अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो वन बाय वन करके ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ऐसे नोड से इंपल्स निकले, ऐसे नोड से इंपल्स निकले, पॉजिटिव आयन जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। नेट डिफ्लेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। तो ये घड़ी जो है वो इस तरीके से रहेगी तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। क्या होगा? घड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कोई घड़ी है और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी और पेपर यूं आ रहा है, पेपर यूं आ रहा है और घड़ी यूं जा रही है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ये मान लीजिए पेन है, आपको इस तरीके से देख लेते हैं, ये पेन है और ये यहां पे जो है, अब पेन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है और ये पेपर यूं निकल रहा है, यूं निकल रहा है, तो ये निकलेगा तो यूं स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। ये देखो, ये पेपर निकला तो यूं स्ट्रक्चर नहीं बनी। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे जो है वो स्ट्रक्चर बनती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा देन वापस नीचे आएगा, लेकिन पेपर यूं आ रहा है। अगर पेपर स्टेबल होता तो कुछ इस तरीके का मार्क बनता, घड़ी ऊपर गई, ये मार्क हुआ, देन घड़ी ऊपर गई, वापस नीचे आ गई, तो इस तरीके का मार्क बनता। लेकिन पेपर यूं जा रहा है, तो यूं जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो पेपर आगे खिसकेगा, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाएगी, क्योंकि पेपर इधर खिसक रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में कुछ इस तरीके की बन जाएगी, यूं बन जाएगी। क्लियर है? यहां तक बन गई। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए या इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ गए एवी नोड पे। एवी नोड पे मैंने आपको बताया कि एवी नोड जो है वो स्लो कंडक्शन होता है। इतना स्लो कंडक्शन होता है कि ये गैल्वेनोमीटर कोई चेक ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इतना स्लो कंडक्शन होता है कि न तो वो पॉजिटिव की तरफ जा पाता है, न ही वो नेगेटिव की तरफ जा पाता है। तो ये अपनी जगह स्टेबल रहता है। अब चूंकि पेपर तो जो है वो आगे की तरफ निकल रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है वो निकल के आगे। तो दोस्तों, जो PQRS में अब तक आपने देखा था, जो मैंने बताया था कि ये बीच वाली लाइन क्या होती है, तो एवी नोड में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो यहीं पे देखी जाती है। एवी नोड में जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, वो यहीं पे देखी जाएगी। इसीलिए लाइन आई है सीधी। क्यों लाइन आई है? क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे जो है वो हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इंपल्स आगे नहीं जा पा रहे एवी नोड की वजह से। बिल्कुल इतना स्लो जाते हैं कि घड़ी न तो पॉजिटिव की तरफ जा पाती है, न ही नेगेटिव की तरफ जा पाती है, और एक सीधी लाइन जो है वो आ जाती है। अब उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट चीज हो जाती है, एट्रियम का दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। अब शुरू हो जाता है हमारे पास में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। अब दोस्तों, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो वेंट्रिकल बड़ा पार्ट है और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एक बार में नहीं होता है। क्या होता है? एक बार में नहीं होता, 3 स्टेज में होता है। अब 3 स्टेज क्या क्या होती है? इसमें होता है हमारे पास में, सबसे पहले इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेप्टल पार्ट डिपोलराइजेशन। फिर जो है वो मेजर पार्ट का होता है, और लास्ट में जो है वो हमारे पास में बेसिलरी पार्ट का होता है। इस पोर्शन को मैं अलग लूं, दूसरे जो है वो मैं चार्ट में ले रहा हूं, इस पोर्शन को मैं अलग लूंगा तो कुछ इस तरीके की जो है वो स्ट्रक्चर होगी। ये हमारे पास में जो है वो है, और देखिए थोड़ा सा जो है बड़ा बना रहा हूं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल को बना रहा हूं दोस्तों। ये जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल को बना रहा हूं। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है? तो यहां पे ऐसे नोड से इंपल्स आ चुका है एवी नोड में, और एवी नोड से जो है वो इंपल्स यहां पे जाएगा। अब क्या होता है कि यहां से जो है वो एवी बंडल से निकलते हैं, ये लेफ्ट बंडल निकलता है और ये राइट बंडल निकलता है। थोड़ा अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। ये लेफ्ट बंडल और ये राइट बंडल, और ये इसके बाद जो है वो पुरकंजे फाइबर्स। क्लियर है? ये पुरकंजे फाइबर्स। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये सबसे पहले इसका जो सेप्टल पार्ट है, सेप्टल पार्ट में डिपोलराइजेशन होता है। पहले सेप्टल पार्ट में होता है, फिर उसके बाद जो है वो मेजर पार्ट में होता है, और फिर बेसिलरी पार्ट में होता है। इसीलिए जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को QRS में दिया गया है। अगर एक साथ ही हो जाता तो डायरेक्ट हम P की तरह उसको जो है वो Q दे देते थे या R दे देते, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 3 स्टेज में होता है। सेप्टल पार्ट पहले सेप्टम का होगा, उसके बाद जो ये मेजर पार्ट है उसका होगा, उसके बाद ये बेसिलरी पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए 3 स्टेज में होता है, इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स बोला है। क्लियर है? अब आपको चीज समझ में आ जाएगी कि ये हमने जो है वो अब तक बीच में ये जो है वो 3 पढ़ते थे, ये वाले, तो ये वाले जो है वो क्यों पढ़ते थे? QRS जो है वो यहां से निकल के आएगा। अब आपको चीज समझ में आएगी क्यों बोला, R क्यों बोला और S क्यों बोला इसको। क्लियर है? चलो लेते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों, ये यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज है, इसके ऊपर जो है वो फाइबर्स टिश्यू की कवरिंग होती है। क्या होता है कि ये जो हमारे पास में जो है वो फाइबर्स टिश्यू की जो है वो कवरिंग होती है, और ये कवरिंग होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ कुछ जगह पे ही जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो इंपल्स निकलने के रास्ते होते हैं। सिर्फ कुछ जगह पे ही जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि लेफ्ट वाले बंडल ब्रांच से ही जो है वो राइट वाले को जो है वो सप्लाई मिलती है। तभी तो दोस्तों, अगर किसी पर्सन को लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है तो उसको राइट वाला होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि राइट वाले को जो सप्लाई होती है बेसिकली वो लेफ्ट वाले से ही होती है। लेफ्ट वाले से ही जो है वो बीच में गैप होते हैं, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो आगे की तरफ जाते हैं
और राइट वाले की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, या हम कहें कि सेप्टल पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें मेन रोल जो है वो किसका होता है, लेफ्ट वाले का होता है, राइट वाले का नहीं होता। राइट वाला तो सीधा आके चला जाता है, पुरकंजे फाइबर्स को दे देता है, लेफ्ट वाला ही इस जो है वो सेप्टल पार्ट को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब सेप्टल पार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होंगे दोस्तों, इधर से कॉन्ट्रैक्शन चालू हो रहा है तो एरो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, एरो कुछ इस तरीके से बनेगा, और पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, पॉजिटिव आयन जो है वो इधर की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पे क्या था दोस्तों, नेगेटिव था, और हार्ट पे इधर क्या था, पॉजिटिव था। ये देख लीजिए, ये नेगेटिव था और ये यहां पे पॉजिटिव था। अब आयन जो है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, आयन मूव कर रहे हैं हमारे पास में, इससे जा रहे हैं। सेप्टल पार्ट का डिपोलराइजेशन जो किस तरीके से हुआ, आयन का मूव जो है वो इस तरीके से जा रहे हैं। क्लियर है, तो ये पॉजिटिव आयन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपने फिजिक्स पढ़ रखी होगी, अगर पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो, पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो नेट डिफ्लेक्शन क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है, अगर पॉजिटिव, भाई फिजिक्स का ये या मैथमेटिक्स का ये तो पता ही होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई इज नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। सेम जो आयन होते हैं उनका नेट डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का होता है उसका भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है उसका भी नेगेटिव होता है। इतना तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है, हम सब बायोलॉजी के स्टूडेंट है, लेकिन ये सारी चीजें तो जो है वो आपने पढ़ ही रखी होगी। क्लियर है, तो नेट डिफ्लेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव का जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए, ये पॉजिटिव का जो है वो नेगेटिव जाएगा, नेट डिफ्लेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव, यानी कि ये घड़ी जो है वो किस तरह जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, देखो किसी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये राइट वाले से सप्लाई होता तो ये नीचे की तरफ जाता, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव की तरफ जाते तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है घड़ी। लेकिन ये पॉजिटिव आयन जो है वो कहां जा रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जा रहे हैं। तो इसमें नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसमें नेट डिफ्लेक्शन होगा नेगेटिव। घड़ी क्या बताएगी, नेगेटिव। तो ये देखिए, इस तरीके से छोटी सी एक स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये वाली, बिल्कुल। तो आपने ये नोच देखी होगी, किसी भी ईसीजी में ये नोच देखी होगी। तो ये नोच क्यों आई है दोस्तों, यहीं से निकलेगा, एसटी एलिवेशन, टी वेव, टोल, ये सब चीजें निकलेगी। तो इसलिए 1 बाय 1 करके जो है वो यहाँ पे ध्यान से इस चीज को देखना है। क्लियर है, तो ये छोटा सा जो है वो यहाँ पे नेट डिफ्लेक्शन जो है वो नीचे निकला। अब आ जाता है हमारे पास में मेजर पार्ट का। ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो है वो हमारे पास में मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट क्यों बोला, जैसे नाम से पता चला कि क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है, मेजोरिटी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। तो ये इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि जितना बड़ा एरिया होता है, जितना थिक होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी उतना फास्ट होता है। तो यहां पे अगर हम नेट डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, डाउनवर्ड होगा, और जो है वो इस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा। मोटा एरो क्यों लगाया, क्योंकि ये मोटी लेयर है तो डिफ्लेक्शन जो है वो काफी फास्ट होगा। मैंने बताया था थिक वाले में, ये देखिए, अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो ये वाला, ये डायग्राम मैंने बताया था, अगर ये थिन होगा तो डिफ्लेक्शन स्लो होता है, और अगर ये थिक होगा तो डिफ्लेक्शन फास्ट होकर वापस जाएगा। तो यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ये काफी ज्यादा जो है वो थिक एरिया है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, काफी फास्ट होगा, यानी कि जस्ट यूं हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो चीज आ रही है हमारे पास में, ये निकल के आ गया हमारे पास में मेजर पार्ट का। क्लियर है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में ये जो पार्ट बचे, ये जो लास्ट वाले पार्ट बचे जिसको हम बोलते हैं बेसिलरी पार्ट, इनमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है थर्ड स्टेज में। अब इनमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, तो दोस्तों इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इधर से चालू होता है और ये जाएंगे ऊपर की तरफ, ये जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि जस्ट ये वाला सीन हो जाएगा। ये जो है वो नेट डिफ्लेक्शन जा रहा है, पॉजिटिव आयन का जा रहा है, लेकिन कहां जा रहे हैं, नेगेटिव की साइड में। जैसे यहां पे मेजर पार्ट में जा रहा था वैसे के वैसे यहां पे जाएगा, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा वो इस तरीके से चालू होगा, पॉजिटिव आयन जो हो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो नेट डिफ्लेक्शन यहां पे क्या आएगा दोस्तों, नेट डिफ्लेक्शन आएगा नेगेटिव की तरफ। तो ये चीज जो है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारे पास में जो है वो इतनी ईसीजी बन गई। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये मेजर पार्ट है, सारे आयन जो है वो पहले जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं
और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो नेगेटिव होना चालू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, ये पेन मैंने फर्स्ट रो वाले स्टूडेंट को दिया, देन उन्होंने पास किया पीछे, देन पीछे, देन पीछे, देन पीछे, इस तरीके से जो हो पीछे पीछे जो हो मैंने पास किया। उसके बाद क्या होता है कि वापस से ये पेन मुझे सबसे पहले कौन रिटर्न करेगा? पीछे वाला। पीछे वाला जो है वो आगे वाले को देगा, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आगे की तरफ आएगा और फाइनली मेरे पे पहुंचेगा। यानी कि यहां से कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, देन यहां पहुंचा, देन यहां पहुंचा, देन यहां पहुंचा, फिर वापस से जो है वो रिलैक्सेशन यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि मेजर पार्ट है, फिर वापस से जो है वो रिलैक्सेशन चालू होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इधर वाले पॉजिटिव में है, इधर वाले नेगेटिव में है, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। तो उसकी वजह से इस घड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर सारे पॉजिटिव हो गए, तब तो ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद वापस से नेगेटिव चालू हो जाएंगे, तो ये आधे नेगेटिव हैं, आधे पॉजिटिव हैं, तो इसमें नेट डिफ्लेक्शन जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में जो है वो एक लाइन बन जाएगी। ये हमारे पास में जो है वो एक लाइन बन गई। क्लियर है? अब उसके बाद में क्या होता है कि वापस सारी की सारी, अब देखिए दोस्तों, अब आप कहोगे कि नेगेटिव चार्ज होगा तो ये जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए और यू वेव जो है वो यूं बननी चाहिए, आप टी वेव जो है वो यूं बननी चाहिए, लेकिन ये उल्टी नहीं बनती है, वैसी बनती है। अब वो वैसी क्यों बनती है उसको देखते हैं। दोस्तों होता क्या है कि ये सारी की सारी जो है वो यहां से, अब ये जो है पेन वाली चीज, ये नेगेटिव बनी, ये नेगेटिव बनी, ये नेगेटिव बनी। चलो नंबर्स डाल देता हूं। ये हमारे पास में मैंने 3 सेल ले ली, 1, 2 और 3। ये पहले जो है वो पॉजिटिव बनी, ये पॉजिटिव बनी और ये पॉजिटिव बनी। देन उसके बाद ये नेगेटिव से शुरुआत की, ये नेगेटिव हुई, ये नेगेटिव हुई और ये नेगेटिव हुई। यानी कि नेगेटिव आयन जो है वो किधर जा रहे हैं? ऊपर की साइड में जा रहे हैं। नेगेटिव आयन जो है वो इधर जा रहे हैं। ये नेगेटिव हुआ यानी कि ये रिलैक्स हुई सेल्स, फिर ये हुई, फिर ये हुई, यानी कि ये ऊपर की जा रहे हैं। मैं 3 आपको बताइए, 3 ही नहीं होती है, लाखों की संख्याओं में होती है। तो ये क्या होता है कि नेगेटिव, अब मुझे बताइए कि ये नेगेटिव आयन जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स दोस्तों, कि ये नेट डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास में क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आयन जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फाइनली जो है वो टी वेव जो है वो यूं बनेगी हमारे पास में इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हमारे पास में, ये बनी P, देन ये Q, देन ये R, ये देन S, ये देन T। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास में कंप्लीट जो है वो ECG बनी। तो दोस्तों अब 2 लाइनें में जो है वो कहना चाह रहा हूँ, ये हमने फिजियोलॉजी देखी अब तक। अब आप देखते हो कि सबसे ज्यादा जो है वो MI में ST एलिवेशन देखते हैं। ST एलिवेशन MI होता है, अब तक आपने सुन रखा है। तो अब ST एलिवेशन MI क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ST एलिवेशन तो देखा होगा आपने, देखा है कि ST एलिवेशन है, चलो ये ऊपर जो है वो हो जाता है। अब ये ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो MI होता है यहाँ पे, बेसिलरी पार्ट में ही जो है वो सबसे ज्यादा MI होता है, तभी तो ST एलिवेशन होता है कि नहीं होता है? आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है तो अभी आगे और बताएंगे कि देखो दोस्तों कि हाइपर कैलेमिया होता है। हाइपर कैलेमिया यानी कि पोटेशियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा तो सडनली नेगेटिव होगी, सडनली नेगेटिव होगी तो ये स्ट्रक्चर टी वेव जो हो इस तरीके से हो जाएगी, टोल टी वेव हो जाएगी। किसी भी चीज को रटना नहीं है पूरी ECG कंप्लीट होने के बाद में जो है वो हम सारी चीजों को बिल्कुल अप टू डेट पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को रटना नहीं है। हाइपर कैलेमिया में क्या होगा, हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, देन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, QRS कॉम्प्लेक्स कब वाइड होता है, कब स्ट्रॉन्ग होता है, फर्स्ट ब्लॉक MI क्या होता है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, देन टेकिकार्डिया, फ्लटर, ये सारी चीजें जो है वो निकल के आएगी। इतना परफेक्ट हो जाओगे कि आपको ECG में देखते ही सारी चीज पता चल जाएगी कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो प्रॉब्लम तभी आप बता पाओगे जब सारी चीजें आपको पता चलेगी। अब तक आपको यही नहीं पता था कि AV नोड में प्रॉब्लम आती है तो हम कहाँ देखते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइन बनी है वो AV नोड की बनी है। क्लियर है? हमने इसको जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को P दे दिया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को R दे देते। यहाँ पे ये QRS बनाने की जो है वो क्या जरूरत थी? वो इसलिए जरूरत थी कि इसमें 3 स्टेज में होता है। ये जो है वो सेप्टल पार्ट डिपोलराइजेशन, ये मेजर पार्ट डिपोलराइजेशन और ये बेसिलर पार्ट जो है वो डिपोलराइजेशन होता है। तो ये इस तरीके से जो है वो सारी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास में बनती है और वो सारी चीजें जो है वो निकलती है। ये ECG आपको जो है वो जरूर समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है
तो मैं आपको फिर से जो है वो आप इस वीडियो को जो है वो पॉज करके फिर से देख सकते हैं, सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब फाइनल जो है वो ईसीजी को हम जो है वो एक बार मैन्युफैक्चर करके जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ों का चेंजेस होता है उसको हम ले लेते हैं। दोस्तों ये ले लेते हैं, हमारे पास में ये आ गया, ये P, देन Q, देन R, देन S, देन T। क्लियर है? थोड़ा सा जो हो मैंने पूरी ईसीजी को जो हो बड़ा बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा आगे बना लेते हैं क्योंकि मेरा जो है फेस बाद में नहीं दिखेगा। यहां से शुरुआत कर लेते हैं। ये P, देन Q, देन R, देन S, देन T। क्लियर है? ये हो गया P, ये Q, देन ये R, देन S, देन T। अब देखो वन बाय वन करके जो हो फटाफट इस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई। पहले जो मैं बताता हूं दोस्तों, कार्डियक साइकिल आपने जो हो पढ़ रखा होगा। सबसे पहले कार्डियक साइकिल में कितना पॉइंट होता है, 0.8 सेकंड में होता है, वो जस्ट इसके बाद में लेंगे जब हम पूरे ईसीजी का ग्राफ देखेंगे। उसमें होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। सबसे पहले जो है वो ऐसे नोड इंपल्स निकालता है। ऐसे नोड क्या करता है कि अगर हम सिंपल से सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसे नोड क्या करता है दोस्तों, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल जो है वो करंट छोड़ता है। इलेक्ट्रिकल करंट कितना छोड़ता है? 1 मिली वोल्ट। क्या होता है? 1 मिली वोल्ट जो है वो एक बार में छोड़ता है, यानी कि छोटा सा जो है वो करंट छोड़ता है। अब करंट छोड़ता है तो ये हमारे पास में जो है वो हाइट है, ये हमारे पास में हाइट है, ये हाइट है, और ये इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ता है। ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो एट्रियम में तो चले जाते हैं, लेकिन यहां पे ये फाइबर्स जो है वो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, या हम कहें कि इंट्रा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, या जो है वो वाल प्रेजेंट होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इंपल्स नीचे की तरफ नहीं आ पाते। इंपल्स सिर्फ एक ही जगह से आ पाते हैं, वो आ पाते हैं एवी नोड से। क्लियर है? एवी नोड से आ पाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इस चीज को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखो, इतना ही बहुत है हमारे पास में इस चीज को समझने के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां से निकले? ऐसे नोड से। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया है कि प्राइमरी पेसमेकर कौन सा होता है। तो दोस्तों प्राइमरी पेसमेकर होता है हमारे पास में ऐसे नोड। ऐसे नोड जो है वो कितनी बीट्स छोड़ता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है वो एक बार में जो है वो निकालता है, यानी कि 60 से 80 बार जो है वो करंट छोड़ देता है। किसी का ऐसे नोड जब खराब हो जाता है तो पेसमेकर लगाते हैं। वो पेसमेकर क्या करता है? वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो है वो इंपल्स छोड़ता है, छोटा छोटा जो है वो करंट छोड़ता है। अगर किसी पेशेंट का ऐसे नोड खत्म हो जाए और उसके बावजूद भी वो पेशेंट अपने आप को स्टेबल फील करे, तो उसमें क्या होता है कि एवी नोड होता है। एवी नोड जो है वो सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से जानते हैं। ऐसे नोड एवी नोड को जो है वो क्या नाम जानते हैं? सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से जानते हैं। ये भी हार्ट बीट छोड़ता है, ये भी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स छोड़ता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो थोड़े ऐसे नोड के कंपैरिजन में कम छोड़ता है। 40 to 60 हार्ट बीट ही जो है वो निकाल पाता है। यानी कि किसी पेशेंट का हार्ट बीट 40 से जो है वो 60 है, लेकिन वो पेशेंट फिर भी नॉर्मल है, इन द सेंस उसमें ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एवी नोड काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये एवी नोड जो है वो काम करता है। एवी नोड के बाद में जो है वो एवी बंडल, या हम कहें बंडल ऑफ हिस, उसमें भी निकलता है। उसमें 20 बीट्स पर मिनट ही निकल पाता है, लेकिन वो इनफ नहीं होता। यहां तक पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसके बाद जब आगे आते हैं तो उस चीज में जो है वो पेशेंट कभी भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसमें हमें पेसमेकर जो है वो लगाना ही पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऐसे नोड से इंपल्स निकले, इंपल्स निकलते आगे गए, देन एवी नोड पे आए, एवी नोड से पुरकंजे फाइबर, पुरकंजे एवी बंडल से पुरकंजे फाइबर्स। क्लियर है? अब देखो एसीजी को जो है हम देख लेते हैं। ये तो मैंने एक बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर बता दिया। ये P, Q, देन R, देन S, देन T। ये लो, ये P, Q, R, देन S, देन T। अब देखो वन बाय वन करके देखते हैं, उसी डायग्राम को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास में हाइट है। हाइट में क्या हुआ दोस्तों? हाइट में जो है वो सबसे पहले ऐसे नोड ने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन किया। ये ऐसे नोड, ये एवी नोड, ये एवी बंडल्स और ये पुरकंजे फाइबर्स। क्लियर है? ये लो बेसिक चीजें। तो सबसे पहले क्या किया,
कि यहां पे जो है वो कॉन्ट्रेक्शन हुआ ऐसे नोड में, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये बनी है हमारे पास में इसकी। क्लियर है? सबसे पहले ऐसे नोड ने जो है वो कॉन्ट्रेक्शन किया, दोनों एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रेक्शन हुए, देन पी बन गया। देन ये वाली जो है वो कहां से बनी, ये मैंने एक हार्ट बनाया, और ये जो बीच वाली लेयर है ए बी नोड में, और इसमें मैं जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ये लो क्वेश्चन मार्क। ये जो है वो स्ट्रक्चर बनी, ये बनी हमारे पास में ये वाली। क्लियर है? ऐसे नोड में इंपल्स आए तब ये बनी। उसके बाद में हमारे पास में जो है वो 3 स्ट्रक्चर बनेगी, ये और ये। ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, ये हार्ट की जो है। ये कैसे बना, ये जो है वो सेप्टल पार्ट, ये रेड से लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली। तब कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी दोस्तों, तब ये वाली बनेगी, क्यू वाली। देन उसके बाद में जो है वो बना हमारे पास में मेजर पार्ट, ये वाला जो पार्ट बना, ये पार्ट बना, तब बनी आर वाली, तब बनी हमारे पास में ये आर वाली स्ट्रक्चर, ये बनी। उसके बाद आता था हमारे पास में बेसिलरी पार्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ बेसिलरी पार्ट में, तब कौन सी स्ट्रक्चर बनी, तब ये बनी एस वाली, तब ये बनी एस वाली। क्लियर है? ये एस वाली बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास में जो है वो ये हमारे पास में जो है, देन उसके बाद में जो है ये जो बाहर वाला जो मेजर पार्ट है उनमें क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव का जो है वो एक्सचेंज हुआ, तब बना ये हमारे पास में ये वाला पार्ट। और जब सारे नेगेटिव होके वापस से रिलैक्स बना, ये सारे नेगेटिव चले गए, तब बना हमारे पास में टी वेव। तो इस तरीके से हमारे पास में पूरे हार्ट की जो है मैंने आपकी एक्टिविटी दी गई, और एक्टिविटी देने के बाद में ही जो है मैंने आपको बताया कि कब पी वेव बनती है, कब क्यू वेव बनती है, कब आर वेव बनती है, कब एस बनती है, कब टी बनती है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको सारा बेसिकली जो है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को एक बार जो हो फिर से देख लेना, आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिकली आपने अब तक इसकी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। बाकी ये जो है वो इतना टफ नहीं है, सारी की सारी जो है वो यहाँ पे चीज़ निकल के आ गई है कि किस तरीके से पी बनता है, वो हो जाता है हमारे पास में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद क्यूआरएस क्या है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और टी क्या है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्या है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अब दोस्तों हम ले लेते हैं कि वेव क्या होती है, सेगमेंट क्या होते हैं, और इंटरवल क्या होता है। अब तक दोस्तों आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को रटा होगा, बाकी चीज को जो है वो समझा नहीं होगा कि वेव क्या होती है, सेगमेंट क्या होते हैं, और इंटरवल क्या होते हैं। दोस्तों आज इस चीज को जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि सेगमेंट क्या होता है और वो हमारे पास इंटरवल क्या होता है, ये सब चीजों को। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारे पास में नॉर्मल ईसीजी है। दिस वन पी, दिस वन क्यू, दिस वन आर, एस और टी। क्लियर है? अब देख दो, 3 चीजें निकल के आएगी, एक वेव निकल के आएगा, एक इंटरवल निकल के आएगा, और एक जो है वो सेगमेंट निकल के आएगा। तो तीनों को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं वेव। वेव क्या होती है, उसके बाद हम लेंगे दोस्तों सेगमेंट, और उसके बाद में हम लेंगे दोस्तों इंटरवल। कहीं पे भी आपको जो है वो रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीजों को समझना है। सेगमेंट क्या होते हैं, वेव क्या होते हैं, और इंटरवल क्या होते हैं। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वेव। बिल्कुल बेसिक, ठीक है। ज्यादा टफ चीजें तो मैं बताता ही नहीं हूं, टफ चीजें तो जो है वो याद करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिकली। फिर से बता रहा हूं, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस आती है उसको बोलते हैं वेव। ये तो हो गई सिंपल भाषा में। अब ईसीजी की भाषा में बोल लेते हैं। ईसीजी की भाषा में क्या है, जो भी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफ्लेक्शन होगा उसको बोलते हैं वेव। 2 डेफिनेशन मैंने बताई है। क्या बताइए, पहली डेफिनेशन बताइए कि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल या डिपोलराइजेशन या फिर डायस्टोल, रिपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो भी प्रोसेस है वो कहलाती है
वेव। अब देखो कौन सी होती है, पी क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो पी जो है वो एक वेव है। अच्छे से लिख देते हैं, ये लो, पी जो है वो अपने आप में एक वेव है, ठीक है। उसके बाद यहां पे कुछ हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, नहीं हो रहा। दूसरी चीज यहां पे हो रहा है, यस यहां पे हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है। तो क्यू, आर और एस। अब देखो दोस्तों, क्यू भी अलग हो सकता है, आर भी अलग हो सकता है, एस भी अलग हो सकता है। आप इन तीनों को एक साथ लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्यू वेव भी होती है, आर वेव भी होती है और एस वेव भी होती है, ठीक है। तो ये चीज क्यों, क्योंकि क्यू वेव में भी हो रहा है, आर में भी हो रहा है, एस वेव में भी हो रहा है, तो ये भी एक वेव है, ठीक है। और लास्ट आ जाती है हमारे पास में टी, तो ये हमारे पास में वेव है। मैंने क्या बोला, सिंपल डेफिनेशन, जहां कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है वेव। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ईसीजी की बात करें तो उसमें होती है जहां कहीं पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो होती है वेव। देखो यहां पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, दैट इज नेगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। तो जहां कहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफ्लेक्शन आता है उसको हम कहते हैं वेव। क्लियर है, कोई रटने वाली चीज नहीं। चलो दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास में सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। दो वेव के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं सेगमेंट। पहली डेफिनेशन, दो वेव के बीच की जगह सेगमेंट कहलाती है। अगर बीच में जगह है तो दो वेव के बीच की जगह सेगमेंट कहलाती है। अगर हम ईसीजी की भाषा में बोले, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफ्लेक्शन नहीं होता उसको हम कहते हैं, दो दोस्तों आ जाते हैं, यहां से लेके यहां तक कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या हम कहें पी और क्यू के बीच की वेव, या अब क्यू और आर के बीच में तो कहीं जगह ही नहीं है, न आर और एस के बीच में है, ठीक है, तो इनके बीच में तो सेगमेंट होने से रहा। तो यहां पे जो है वो एक्चुअली सेगमेंट कहां है, पी और क्यू आर एस या पी और क्यू के बीच में। क्लियर है, तो सेगमेंट हो गया पी क्यू सेगमेंट। अब देखो पी क्यू कहीं पे भी सेगमेंट डिनोट नहीं किया था, किसी भी बुक्स में आपको पी क्यू सेगमेंट नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर पी क्यू सेगमेंट क्यों नहीं मिलेगा? दोस्तों पी क्यू सेगमेंट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में हम बात, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम बात करेंगे तो काफी टाइम पे जो है वो क्यू वेव जो है वो हिडन होती है। क्या होता है? क्यू वेव जो है वो हिडन होती है, या हम कहें कि सेप्टल पार्ट वाले को जो हम हिडन मान लेते हैं। सेप्टल पार्ट वाली इतनी मेजोरिटी नहीं रखती है, हाँ बेसिलरी पार्ट वाली इंपॉर्टेंट रखती है, एमआई हुआ, सीएडी हुआ, इसमें हम एसटी एलिवेशन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन ये जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पी आर इंटरवल। क्या देंगे दोस्तों? पी आर इंटरवल। क्लियर हो गया? तो ये जो चीज है वो हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में पी आर सेगमेंट, सॉरी इंटरवल का नाम हो गया सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? दो वेव के बीच की दूरी। क्या है? दो वेव के पी और क्यू आर एस के वेव के बीच की दूरी होगी सेगमेंट, और यहां पे एस टी सेगमेंट, तो ये हो गया एस टी सेगमेंट। किसी भी दो वेव के बीच की जगह जो क्या कहलाती है? सेगमेंट कहलाती है। एक डेफिनेशन तो होगी। दूसरी डेफिनेशन, जहां पे भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं होते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है दोस्तों? इंटरवल होता है किसी भी, अब इसको ध्यान से देखो, किसी भी वेव और सेगमेंट को मिला के दो या दो से अधिक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक वेव और सेगमेंट मिलके क्या बनाते हैं? इंटरवल बनाते हैं। ये और ये मिलके भी बना सकते हैं, ठीक है, ये और ये दोनों मिलके बना सकते हैं, ये और ये मिलके भी बना सकते हैं। तो सेगमेंट क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं, इंटरवल क्या होते हैं? किसी भी वेव और इंटरवल को मिला के, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेव और इंटरवल को मिला के जो है वो क्या बनते हैं? सेगमेंट बनते हैं। तो कौन से सेगमेंट बनते हैं? यहां पे बेसिकली जो है वो हमारे पास बनते हैं, एक तो बनता है पी आर सेगमेंट, होने दो, पी आर सेगमेंट। अब देखो पी आर जो है वो सेगमेंट भी है और पी आर जो है वो इंटरवल भी है। पी और आर, ये वाला जो चीज देख रहे हो, ये वाला देखो, यहां पे पी वेव भी इंक्लूड हो गई। ये तो था हमारे पास में
लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है उसको हम देख लेते हैं। ये क्या था, पी आर सेगमेंट, तो ये तो था यहां से यहां, ठीक है, मुझे वही हिडन वाला लेना पड़ेगा, यहां से लेके यहां वाली चीज थी, ये तो था सेगमेंट। लेकिन इंटरवल क्या है, इंटरवल आएगा यहां से, जहां से ये पी वेव शुरू होती है उस वाले से। क्लियर है, बोला एक ही जाएगा, इसको पी आर सेगमेंट बोला जाएगा, लेकिन ये है यहां से लेके यहां तक, यानी कि पी वेव खत्म होने के बाद से लेके यहां तक, ये है हमारे पास में सेगमेंट। इंटरवल क्या है, पी शुरू होता है वहां से, लेकिन बोला जाएगा पी आर ही। ठीक है, तो यहां पे जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आपको हो कि दोनों चीज सेम है। अगर आपसे कोई पूछे कि पी आर सेगमेंट और पी आर इंटरवल में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों पी आर सेगमेंट होता है, पी वेव जब खत्म होती है ना, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं सेगमेंट, लेकिन यहां पी स्टार्टिंग से लेके यहां तक जो दूरी होती है उसको बोलते हैं इंटरवल। क्लियर है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आता था हमारे पास में क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल ये जो देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्यों, क्योंकि क्यूआरएस वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये हमारे पास में जो है वो सेगमेंट आ गया, ये वेव आ गई और ये वेव आ गई, दो वेव आ गई और एक सेगमेंट आ गया, इसको मिला के बनाया हमारे पास में क्यूटी इंटरवल। क्लियर है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो हो क्लियर हो गई हमारे पास में, वेव क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है और इंटरवल क्या होता है। क्लियर है, तो अब इसको जो है वो हम फाइनलाइज करते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, और उसके बाद जो हम देखेंगे इसमें डिसऑर्डर्स। क्लियर है, तो दोस्तों ये सब चीजें तो हमारे पास में निकल के आ गई कि कौन सी चीजें जो है वो कहां से निकल के आती है और कौन सी चीजें जो है वो किस तरीके से होती है। अब इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो कैसे देखते हैं, तो दोस्तों ग्राफ के ऊपर जब देखते हैं तो ग्राफ में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास में ग्राफ चलता है। अब ग्राफ जो है वो ग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, अब ग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास में एक ग्राफ प्रेजेंट होता है, एक जो है वो ग्राफ होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी जो है वो लाइनिंग्स होती है। अब इसको हम जो है वो थोड़ा सा बेसिकली हम देखेंगे, फिर ग्राफ को ही ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ऊपर जो हो पी क्यू आर एस टी जो है, या हम कहें कि ईसीजी जो है वो निकाली जाती है। तो दोस्तों ईसीजी जो निकाली जाती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, अगर हम नॉर्मल जो है वो हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट कितनी होती है दोस्तों, 72 बीट्स पर मिनट। क्या होती है, 72 बीट्स पर मिनट। अब हम बात करें कि एक मिनट के अंदर हार्ट जो है वो कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, यानी कि एक हार्ट बार एक कंप्लीट साइकिल में करने में कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई, मैं फिर से बता दूं, हार्ट एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कितना टाइम लगता है। अगर हमारा हार्ट 60 बार ही धड़कता तो 1 सेकंड आ जाती, एक मिनट में हार्ट अगर 60 बार धड़कता तो 1 सेकंड में एक बार धड़कता है, यानी कि हम हार्ट रेट काउंट करते हैं एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो अगर 60 बार धड़कता यूं तो यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन यहां पे 72 टाइम्स है तो 60 में भाग देंगे 72 टाइम्स का तो 0.8 सेकंड आएगा, यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर जो है वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो कर लेता है। क्लियर है, अब देखो दोस्तों आपने जो है वो PQRS वाला भी पढ़ा है और ये सारी चीजें पढ़ी है, तो ये हमारे पास में P देन Q देन R देन S देन ये T। क्लियर है, P Q R S T। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं P क्या होती है दोस्तों, P होता है हमारे पास में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे पंप किया देन एट्रियम जो है वो पंप किया, ब्लड जो है वो कहां चला गया, दोनों वेंट्रिकल में। यही तो होता है, ये हमारे पास में एक नॉर्मल हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर है, दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन किया तो ब्लड कहां चला गया, दोनों वेंट्रिकल के अंदर। तो ये पी वेव जो है वो आती है हमारे पास में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कितना टाइम लगता है दोस्तों, इसमें लगता है 0.1 सेकेंड। एक्यूरेट है, क्लियर है आपको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में QRS। QRS क्या था दोस्तों, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोला, Q में जो है वो सेप्टल कॉन्ट्रैक्शन, R जो है वो मेजर पार्ट, S जो है वो बेसिलरी पार्ट, तो ये QRS हो गया। ये हो गया हमारे पास में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में कितना लगता है दोस्तों, 0.3
सेकेंड। कितना लगता है? 0.3 सेकेंड्स। क्लियर है दोस्तों? यहां तक चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो। अब उसके बाद में जो हो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, जिसको हम बोलते हैं टी। टी क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, यानी कि हार्ट जो है वो रिलैक्स होगा। उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें लगता है 0.4 सेकेंड। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, 0.4, 0.3, 0.1, टोटल कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई चीज को जो है वो आपको रटना नहीं है। क्लियर हो गया? 0.1 लगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में लगा 0.3 सेकेंड, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में लगा 0.4 सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरीके से टोटल 0.8 सेकेंड जो है वो हमारे पास में क्लियर आ जाती है। अब देखो किस तरीके से जो है वो ग्राफिकल रिकॉर्ड बनता है, उसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में कोई ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में जो है वो सबसे पहले क्या आता है कि इसमें जो है वो आप किसी भी तरीके से काउंट कर लो, 3-4 मेथड से। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज उस चीज को जो है वो क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो बड़े देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाले आप देखोगे, ये वाला देखो, ये वाला, ये है एक बड़ा खाना। क्या है? एक बड़ा खाना है। तो आप इसको जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो। 2-3 प्रोसेस है। 1 मिनट के अंदर, यहां पे ध्यान से दोस्तों देखना इसको, चलो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर जो है वो 300 खाने जो है वो निकाल देते हैं। 300 बॉक्स, बिग बॉक्स यहां पे मैं लिख रहा हूं। यानी कि अगर ये ग्राफ चलेगा, ये ग्राफ यूं चलेगा, तो ऐसे 300 खाने जो है 1 मिनट के अंदर वो ग्राफ जो है वो निकाल देता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखना। एक बड़े खाने के अंदर जो है 5 छोटे खाने होते हैं। क्या होते हैं? इसको यूं लिख लीजिए, 1 मिनट के अंदर जो है वो 5 जो है वो बड़े खाने होते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 1500 छोटे खाने, 1500 स्मॉल बॉक्स। ये जो छोटे छोटे देख रहे हो 1 by 1 mm के जो है 1500 बॉक्स जो है वो निकाल देता है 1 मिनट के अंदर। क्लियर है? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो ग्राफिकल मशीन जो होती है, जो ग्राफ जो है वो इस ग्राफ को निकालती है, उसकी स्पीड बता रहा हूं। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारे पास में कि 300 बॉक्स जो है वो 1 मिनट के अंदर ये निकाल देती है, बड़े वाले। छोटे वाले की बात करो, ये जो है वो बड़ा वाला बॉक्स है, ये जो आप देख रहे हो ये बड़ा वाला बॉक्स है, और इसके अंदर ये जो देख रहे हो 5 जो देख रहे हो ये छोटे बॉक्स है। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 इधर हैं, 5 इधर है, तो ये छोटे बॉक्स है। तो बड़े बॉक्स की बात करें तो 1 मिनट के अंदर जो है वो 300 बॉक्स निकाल देती है। क्लियर है? या हम बात करें कि 1 मिनट के अंदर जो है वो छोटे बॉक्स कितने निकालेंगे? छोटे बॉक्स निकालेंगे 1500। सिंपल है, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर जो, इतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर 5 है, एक बड़े बॉक्स के अंदर 5 बॉक्स हैं, तो सीधा सीधा जो हो 1500 स्मॉल बॉक्स जो है वो निकल जाएंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, अगर ये भी नहीं याद रहता है तो इतना याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 25 mm जो है वो ये पेपर चला जाता है। 1 सेकेंड के अंदर, सॉरी 1 सेकेंड के अंदर जो है वो 25 mm जो है वो चला जाता है। स्केल देखा आपने? स्केल देखा आपने? बड़ा वाला स्केल 30 mm का आता है, ठीक है ना। ये बड़ा वाला जो स्केल जो है वो 30 सेंटीमीटर का आता है, यानी कि 300 mm का आता है। तो उसमें 25 mm जो है वो 1 सेकेंड के अंदर जो है वो निकाल देते हैं। 30 mm को आप मल्टीप्लाई करके देख लो 60 से, ठीक है, ठीक है। ये 60 से जो है वो आपको निकाल के देखेंगे, चीज वही आएगी, ये वाली चीजें। क्लियर है? अगर मैं इसको रखूं, 1 मिनट में कितने बॉक्स निकाल रहे हैं? 300 बॉक्स। ये बड़े वाले बॉक्स, ये बड़े वाले बॉक्स जो है वो 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर निकाल रहे हैं 300 बॉक्स। क्लियर है? इसको मैं ऐसे लिखूं 60 सेकंड, कोई दिक्कत है? 60 सेकंड में कितने निकाल रहे हैं? 300 बॉक्स। तो एक बॉक्स की मुझे पता करना है, तो एक बॉक्स का मुझे पता करना है, तो कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 300। एक बॉक्स का निकालना मुझे, 1 सेकंड में नहीं निकाल रहा मैं निकाल रहा हूं एक बॉक्स में। ध्यान से समझिए दोस्तों, थोड़ी बायोलॉजी वालों की मैथमेटिक्स कमजोर होती है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ
अगर मैं 1 सेकंड में निकालता तो 300 में भाग चला जाता, लेकिन मैं निकाल रहा हूं कि एक बॉक्स में जो है वो कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर हम इसको करेंगे तो ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास में 1.5 छप्पन जी 30 1.5 यानी कि 0.2 सेकेंड। अब देखो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये वाला बॉक्स देख रहे हो बड़े वाला, ये 0.2 सेकेंड का है। समझ में आ रहा है? ये बड़े वाला बॉक्स देख रहे हो, ये 0.2 सेकेंड्स का है, यानी कि हमारा कार्डियक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है? 0.8 सेकेंड में। क्या हो रहा था? 0.8 सेकेंड में। यानी कि ये 0.2 है, ये 0.2 है, ये 0.2 है, ये 0.2 है, यानी कि बड़े 4 बॉक्स में 0.2 0.2 कितना हो गया? 0.4 0.4 और 0.2 0.6 0.6 और 0.2 0.8, यानी कि ऐसे 1 2 3 और 4 बॉक्स के अंदर जो है वो हमारा एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? कोई चीज की दिक्कत नहीं। 4 जो बड़े साइकिल हैं उसमें हमारा एक जो है वो कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर छोटे बॉक्स की बात करें तो ऑब्वियसली छोटा बॉक्स कितने का है? 0.2 सेकेंड में भाग दे दो 5 का, तो 0.04 सेकेंड जो है वो आता है हमारे पास में। किस चीज का? 0.4 सेकेंड आता है हमारे पास में छोटे वाले स्मॉल बॉक्स का। छोटे वाला स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.4 सेकेंड का आएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो है वो ध्यान में रखना, बड़ा बॉक्स 0.2 सेकेंड, छोटा बॉक्स जो है वो हमारे पास में 0.04 सेकेंड, इसमें जो है वो कंप्लीट हो जाता है एक छोटा बॉक्स। अब देखो किस किस तरीके से, अब देखो यहां पे पूरी ईसीजी जो है वो आपको निकलेगी। ईसीजी निकलेगी तो मुझे एक चीज बताइए कि यहां पे 0.2 सेकेंड बड़े वाला है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड, यानी कि ये जो ढाई कॉलम्स है 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो ढाई कॉलम में जो हो पी वेव जो हो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ढाई कॉलम में हमारे पास में जो है वो पी वेव खत्म हो जाएगी। ठीक है? फिर ढाई काउंट करेंगे तो पी आर, फिर उसके बाद ढाई काउंट करेंगे। आपको सिर्फ ढाई का पहाड़ा जो है वो याद रखना है ईसीजी के अंदर। ठीक है? देन फिर ढाई करेंगे, देन ये हमारे पास में जो है वो क्यू आर एस, देन उसके बाद 11 बॉक्स में जो है वो टी वेव खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो पी क्यू आर एस टी हमारे पास में जो है वो निकल सकती है। क्लियर है? अब देखो ईसीजी को जो है वो किस तरीके से रीड करते हैं उसको हम ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास में ये पी, देन ये क्यू, देन आर, देन एस, देन टी, ये वाला पी क्यू आर एस टी। अब देखो कई बार जो हो यू वेव भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? यू वेव भी देखने को मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये यू वेव क्यों बनती है, तो दोस्तों यू वेव बनती है जो पेपिलरी मसल्स है, हार्ट के अंदर जो हमारे पास में पेपिलरी मसल्स है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से यू वेव बनती है। नॉर्मली जो है वो हम यू वेव को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे पास में पेपिलरी मसल्स है उसमें जो प्रॉब्लम्स या उसमें जो कोई भी दिक्कत आएगी तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम यू वेव में देखेंगे। यू वेव जनरली बनती नहीं है, मैंने जस्ट आपको एडिशनल के बता दिया कि ये इस तरीके से बनती है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो मैं मोटा मोटा जो है वो आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, क्योंकि डिसऑर्डर्स किस तरीके से जो हो हम देखे जाते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो पी वेव आपको दिखाई नहीं देगी। क्या होगा? पी वेव आपको नहीं दिखाई देगी, जैसे कि हम देखते हैं यानी कि 5 डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर बेसिकली हम देखते हैं। क्लियर है? तो पी वेव अगर एब्सेंट हो जाती है, अगर मान के चलिए, देखो अब मैं कुछ भी चीज आपको नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो पी वेव कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट? क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है। पी वेव किसको डिनोट कर रही है? पी वेव जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट कर रही है। अगर पी वेव फास्ट बन गई तो इस तरीके से हो गई, ये लो। अगर पी वेव बनी नहीं रही है तो ये आ जाएगा स्ट्रक्चर, जो फिब्रिलेशन कंडीशन में या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी वेव जो हो बनती नहीं है। फिर मैंने बताया था कि वेंट्रिकल हमारे पास में क्यू आर एस। दोस्तों अगर हाइपर कैलेमिया होगा, सॉरी हाइपर कैल्सीमिया होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा तो क्यू आर एस जो है वो श्रिंक बनेगी, इस तरीके से बनेगी। अगर हाइपोकैलेमिया होगा
ये तो रहा हाइपरकैलेमिया। अगर हाइपोकैलेमिया होगा तो हाइपोकैल्सीमिया, सॉरी कैलेमिया नहीं, कैल्सीमिया, तो उसमें QRS जो है वो बड़ा बनेगा। QRS जो है वो इस तरीके से बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे आ जाता है हमारे पास में कि सबसे ज्यादा MI जो है वो देखने को कहाँ मिलेगी? ST एलिवेशन देखने को मिलता है। ST क्यों? ST मतलब बेसिलरी पार्ट। बेसिलरी पार्ट में क्यों? दोस्तों मैंने आपको हार्ट की जो ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि यहाँ पे बेसिलरी पार्ट में जो है वो लेफ्ट डिसेंडिंग एंटीरियर जो है वो आर्टरी होती है, जिसकी सिर्फ एक ही ब्रांच होती है। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो वहां पे MI होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और उसको विंडो आर्टरी भी बोला जाता है। जब बेसिलरी पार्ट में MI सबसे ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वहां पे इंपल्स ही नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ST एलिवेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो MI में हम देखते हैं। T वेव कब बनती है? जब पोटेशियम वापस से जो है वो अपनी मूल अवस्था में जाते हैं, सेल्स जो है वो वापस नेगेटिव में। तो अगर हाइपरकैलेमिया होगा तो T वेव जो है वो टॉल बनेगी, और अगर हाइपोकैलेमिया होगा तो इन्वर्टेड T वेव मिलेगी। बिल्कुल है। ये सारी चीजें एक बेसिक चीजें बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सारे डिसऑर्डर्स कि MI में किस तरीके से देखेंगे, डिफिब्रिलेटर में किस तरीके से देखेंगे, ECG से हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, देन वेंट्रिकल टेकिकार्डिया कैसे देखेंगे, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लो कैसे देखेंगे, AV नोड में प्रॉब्लम आएगी तो कैसे देखेंगे। ये सारे डिसऑर्डर जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को जो है वो हम यहीं खत्म करते हैं। हमने दोस्तों स्टार्ट किया था हमारे पास में ECG से। ECG में हमने जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिए थे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद में हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताए थे, ऐसे नोड, AV बंडल्स, बंडल ऑफिस एंड पुरकेंजे फाइबर्स। ये सब चीज़ें बताने के बाद मैंने तीनों जो मसल्स थी उनके बारे में बताया था, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इसके बाद में जो हो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल होता है। ये एक्शन पोटेंशियल मैंने बताया था कि सेल जो हो वो नेगेटिव अवस्था में रहती है, जैसे ही उसको स्टिमुलेशन देना है तो पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि स्टिमुलेशन के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों स्टिमुलेशन के लिए जो है वो सोडियम जिम्मेदार रहता है। एग्जाम में जो है वो काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन, कोई बाहर से नहीं निकालता एग्जामिनर, इसी से निकालता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको जो है वो 4 स्टेज बताई थी कि किस किस तरीके से कैसे कैसे गैल्वेनोमीटर में चेंजेस होता है। उसके बाद में जो है वो ECG फॉर्मेशन बताया था। ECG फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से होता है, किस तरीके से जो है वो आयंस जाते हैं, वो सारा ECG जो है वो बताया था। उसके बाद जो है वो ये कंप्लीट कौन से में जो है वो क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें निकलने के बाद में ये देखिए, ठीक है, P वेव में क्या होता है, Q वेव में क्या होता है। देन ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में जो है वो हमने किया था वेव क्या होती है, सेगमेंट क्या होते हैं और इंटरवल क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को लेने के बाद में जो है वो हमने डिस्कस किया था दोस्तों लास्ट में। वेव वाला कहाँ गया, ये रहा, वेव, सेगमेंट और इंटरवल को डिस्कशन किया था। इसके बाद में हमने बेसिकली जो है वो इसके डिसऑर्डर देखे थे, किस तरीके से इसका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए एक डिसऑर्डर के साथ जो है वो हम मिलेंगे। तब तक दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो जो हो पसंद आई है तो बिल्कुल जो आपके मन में है वो बताइएगा। अगर नहीं समझ में आई है तो आप उसको वापस से जो है रिकॉर्ड करके जो है वो देख लीजिएगा। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आपको 100% जो है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में कोई भी आपको वीडियो जो पसंद हो वो बताइएगा। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।